जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद राहुल पे। आज हम वैक का जो आपका वैल्यू एडिट कोर्स है उसमें जो सब्जेक्ट है आपका अंडरस्टैंडिंग भारत का जो सब्जेक्ट है उसमें आपका पहला जो टॉपिक है वो हड़प्पा सभ्यता का है, ठीक है। और उससे ही आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो हिस्ट्री ऑनर्स के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना अंडरस्टैंडिंग भारत के लिए, क्योंकि दोनों का जो टॉपिक है सेम है, वो है हड़प्पा सभ्यता। दोनों में आपको हड़प्पा सभ्यता पढ़ना है और दोनों में जो आंसर जो है वो सेम ही होगा, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में हम हड़प्पा सभ्यता कैसे बना, उसकी क्या धार्मिक जो नीति थी, क्या सामाजिक व्यवस्था थी, क्या उसकी व्यावसायिक व्यवस्था थी, इन सभी चीज़ों को हम देखने वाले हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता जो है वो भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। सभ्यता से क्या तात्पर्य है? सभ्यता से तात्पर्य एक ऐसे स्पेसिफिक स्थान से है जहाँ पर लोग जो है एक बड़े मात्रा में आपस में एक ही स्थान पर अपना बसाव करते हैं और वहाँ पर साथ मिलकर रहते हैं। वही स्थान जो है वो एक सभ्यता का रूप ले लेती है, ठीक है। जैसे अभी होता है कि मान लो कोई गांव होता है तो गांव में कई सारे लोग एक साथ गुट बनाकर रह रहे हैं, एक साथ मिलकर रह रहे हैं, तो हम उसको कह सकते हैं कि ये सभ्यता का एक अंग है, ठीक है। हालांकि सिंधु सभ्यता जो है काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ था और इसका जो एरिया था वो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर का था। सिंधु घाटी सभ्यता भारत की ऐसी सभ्यता थी जो नगरीय सभ्यता थी, यानी यह एक नगर के रूप में विकसित थी, ठीक है। बाकी जितनी भी सभ्यताएं हैं, जो आपका विश्व की जो पहली सभ्यता थी इसको हम कहते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता। ये ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी ये ग्रामीण सभ्यता थी, यानी यहाँ का जीवन जो था वो लोग एक्चुअली उतने ज़्यादा डेवलप नहीं थे जितना हड़प्पा सभ्यता था। यानी आज से पहले जो हमारा भारत था, हमारा जो प्राचीन भारत था जो हड़प्पा सभ्यता के रूप में बसा था, वो काफ़ी ज़्यादा विकसित था, ठीक है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। और इंट्रोडक्शन में देखें तो हड़प्पा सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे प्राचीन और विकसित नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। इसका विकास लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच हुआ है। कई जगह पर आपको 2500 से 1750 ईसा पूर्व देखने को मिलेगा, तो आप घबराइएगा नहीं। या तो आप 2600 से 1900 लिखिए, चाहे आप 2500 से 1750 ईसा पूर्व लिखिए, क्योंकि अभी भी इतिहासकारों के बीच मतभेद है। लेकिन एक आपको ये आंकड़ा आपको मानकर चलना है कि इस समय जो है हड़प्पा सभ्यता जो था वो विकसित हुआ था। इसका विकास लगभग 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच हुआ, जिससे इसका परिपक्व चरण कहा जाता है। इस सभ्यता की खोज से पूर्व भारतीय इतिहास को मुख्य वैदिक सभ्यता से जोड़ा जाता था, किंतु हड़प्पा सभ्यता की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि भारत में वैदिक काल से पहले भी एक अत्यंत विकसित नगरीय सभ्यता जीवन विद्यमान थी। जब हड़प्पा सभ्यता की खोज नहीं हुई थी तब लोगों को लगता था कि जो वैदिक सभ्यता है वो भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। लेकिन जैसे ही हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई, हमें ज्ञात हुआ कि वैदिक सभ्यता से भी पहले भारत में एक सभ्यता विद्यमान थी, यानी उपस्थित थी, और उसका नाम था सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। और यह एक अत्यंत विकसित नगरीय सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता जो थी वो एक ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है। विकसित नगरीय सभ्यता कहने का क्या मतलब है? विकसित नगरीय सभ्यता का कहने का मतलब है जैसे आज का हमारा जैसे शहर है बम्बई, मुंबई, दिल्ली, पटना, तो ये बड़े बड़े शहर हैं, ठीक है। ऐसा ही हुआ करती थी हमारी सिंधु सभ्यता। और जो ग्रामीण सभ्यता थी जैसे कि हमारी वैदिक सभ्यता, वो आज के गांव के जैसे डेवलप हुआ करती थी, यानी पूर्णतः डेवलप नहीं थी, वहाँ पर अच्छी सड़कें वगैरह नहीं थी। लेकिन सिंधु सभ्यता में केस अलग है। इस सभ्यता का नाम पाकिस्तान में स्थित हड़प्पा नामक स्थान के आधार पर पड़ा है, जहाँ से इसके प्रथम प्रमाण प्राप्त हुए। तो आपका हड़प्पा सभ्यता है, उसमें से जो पहला स्थल आपको खुदाई में मिला वो हड़प्पा खुद था,
जिस कारण इसका नाम, सिंधु घाटी की सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। ठीक है, इसका भौगोलिक विस्तार देखेंगे तो इसका भौगोलिक विस्तार यानी ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। सबसे पहले तो इसका जो पूरा एरिया है वो 13 लाख वर्ग किलोमीटर का है। 13 लाख वर्ग किलोमीटर का इसका एरिया है, यानी काफ़ी लंबे चौड़े स्थान पर ये फैला हुआ है। और ये वर्तमान के कुल 4 देशों में उपस्थित है, जिसमें से भारत, पाकिस्तान और वर्तमान का अफगानिस्तान शामिल है। ठीक है, अब इसकी हम सीमाएं देखेंगे। इसका जो आकार था वो त्रिभुजाकार था, यानी त्रिभुज के जैसा इसका आकार था। यदि हम इसके सभी कोनों को देखें, पश्चिमी कोनों, उत्तरी कोण, दक्षिणी कोण और पूर्वी कोण को देखें तो यह एक त्रिभुज के आकार का पूरा ये सभ्यता बनाता था। ठीक है, इसका उत्तरी जो स्थल है, उत्तरी स्थल जो है कौन था, वो मांडा, जो कि कश्मीर में स्थित है, वर्तमान कश्मीर में। ठीक है, इसका जो पूर्वी हिस्सा है वो था आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। इसका जो दक्षिणी हिस्सा था वो था दैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। और जो आलमगीरपुर है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है, आज के वर्तमान की बात करें। और जो ये सुतका गैंडोर था, कि सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी भाग था, सुतका गैंडोर, तो ये स्थान जो है वर्तमान पाकिस्तान में उपस्थित है, जिसको हम बलूचिस्तान, जो स्पेसिफिक स्थान है वो बलूचिस्तान है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है सुतका गैंडोर। ठीक है, तो ये हमारे 4 सिंधु घाटी सभ्यता के 4 कोने हैं, जिसमें से उत्तरी कोण आपका मांडा में उपस्थित है, कश्मीर में। जो आपका पश्चिमी कोण है वो सुतका गैंडोर में उपस्थित है, पूर्वी कोण आलमगीरपुर में और दक्षिणी कोण दैमाबाद में। ठीक है, तो इसका भौगोलिक विस्तार की बात करें तो देखो, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार किसी भी समकालीन सभ्यता की तुलना में अत्यंत विशाल था। ठीक है, यह सभ्यता मुख्यतः सिंधु नदी प्रणाली के अंतर्गत विकसित हुई थी। तो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जितने भी स्थल आते थे, जैसे कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, ये सारे स्थल जो थे मैक्सिमम, जो उसकी मुख्य नदी थी वो सिंधु नदी ही थी, जिस कारण इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता भी रखा गया। इसमें कई और नदियां शामिल हैं जो कि सिंधु की सहायक नदी हुआ करती थी, जैसे कि झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज जैसी नदियाँ। ठीक है, अब जिस मैंने पहले ही बता दिया आपको कि उत्तर में क्या स्थित है, उत्तर में मांडा है, सिंधु घाटी की सभ्यता के ऊपर में मांडा है, दक्षिण में दायमाबाद है, पूर्व में आलमगीरपुर तथा पश्चिम में सुतका गैंडोर है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किलोमीटर माना जाता है, जो मिस्र और मेसोपोटामिया सभ्यताओं से भी बड़ा था। जो विश्व की पहली सभ्यता थी मेसोपोटामिया की सभ्यता, उससे भी बड़ा था हमारा सिंधु सभ्यता, जो भारत में उपस्थित था। और मेसोपोटामिया की सभ्यता तो एक ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि हमारी जो सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता, वो पूर्णतः नगरीय सभ्यता थी। इसके प्रमुख स्थल कौन कौन से प्राप्त हुए, तो पहला आपका है हड़प्पा। इसको हड़प्पा को दयाराम साहनी ने खोजा था। दयाराम साहनी ने 1921 में इस सभ्यता को खोजा। ठीक है, हड़प्पा नामक स्थल को खोजा, और चूंकि ये सिंधु सभ्यता का पहला स्थल था तो उसी के आधार पर इसका नाम हड़प्पा की सभ्यता भी रखा गया। यहाँ की सभ्यता का, यह सभ्यता का प्रमुख नगर था। यहाँ से विशाल अन्नागार, कार्यशालाएं, पक्की सड़कें के प्रमाण मिलते हैं। हड़प्पा से कई और वस्तुएं मिली, जैसे कि कुम्हार का चाक, जो कुम्हार जो अपना बर्तन बनाते थे मिट्टी का, वो भी यहाँ पर देखने को मिला है हड़प्पा में, कुम्हार का चाक। उसके अलावा श्रमिक आवास, यानी मजदूरों के रहने के लिए घर मिले हैं, श्रमिक आवास। उसके अलावा RH-37 नाम का कब्रिस्तान मिला है यहाँ पर। फिर ताबूत मिला है हमें, जिसमें लोगों को दफनाया जाता था। ताबूत क्या होती थी, लकड़ी की ताबूत, यानी एक ऐसा उपकरण, एक प्रकार का होता था ताबूत, कॉफिन जिसको कहते हैं, जहाँ पर जब इंसान की मृत्यु होती है तो उस पर इसको अंदर में रख के इसको बाहर से पैक कर दिया जाता है चारों तरफ से, फिर उसके बाद इसको दफनाया जाता है। तो ये हमें हड़प्पा से मिले, ताबूत भी मिला। फिर हमें लकड़ी की ओखली मिली, ओखली जो होता है कूटने के काम आता है, वो मिला। फिर एक सींग वाले जानवर का साक्ष्य मिला, एक सींग वाले जानवर का साक्ष्य मिला। उसके अलावा हाथी का कपाल मिला,
यानी हाथी की खोपड़ी के साक्ष्य भी हड़प्पा से मिले। हाथी का कपाल, ठीक है। इसके अलावा स्वास्तिक के निशान मिले, काफ़ी सारी चीज़ें मिली, लेकिन ये प्रमुख चीज़ें थी जो कि हड़प्पा से आपको प्राप्त हुई। स्वास्तिक का चिन्ह मिला, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें जो थी आपको हड़प्पा नामक स्थान से प्राप्त हुई, ठीक। आप चाहो तो इन्हें मेंशन कर सकते हो अपने जो आप आंसर राइटिंग लिखोगे उसमें, ठीक है। मैं आपको जस्ट पॉइंट बता रहा हूँ, लेकिन आपको इसको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखना है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर हड़प्पा बता दे रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या क्या मिले, विशाल अन्नागार, और मैंने जो चीज़ें बताई उसको आप डिटेल में लिखो, ठीक है। दूसरा आपका मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है यह सबसे प्रसिद्ध स्थल है। यहाँ का विशाल स्नानागार सामूहिक स्नान और धार्मिक अनुष्ठानों की ओर संकेत करता है। देखो, यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्नानागार मिला, जिसको आप स्विमिंग पूल कहते हो। तो यहाँ पर बहुत बड़ा स्विमिंग पूल मिला, साथ में पुरोहित आवास मिला। मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है वो होता है मृतकों का टीला, ठीक है। मृतकों का टीला, ये काफ़ी बार प्रश्न में पूछा जा सकता है आपके एमसीक्यू के रूप में कि मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला, यानी शवों का ढेर यहाँ पर मिला है। एक ऐसा स्थान मिला है जहाँ पर बहुत सारे मानव के जो कंकाल होते हैं वो एक साथ एक सारे ढेर में मिले, ठीक है। एक ही जगह पर उपस्थित मिले, एक बड़े आकार में, ठीक है। साथ में यहाँ पर तांबे का भी ढेर मिला। ये जो सभ्यता थी वो तांबे, जो हमारा जो मेटल होता है तांबा, उससे परिचित थे। और जनरली यहाँ पर जितने भी जो आपके उपकरण थे, अधिकतर आपको तांबे के उपकरण प्राप्त हुए थे, ठीक है। यहाँ पर आपको पशुपति शिव भी देखने को मिलते हैं। पशुपति शिव का मूर्ति मिला, कहाँ पर, मोहनजोदड़ो में। पशुपति शिव का भी मूर्ति मिला। साथ में सभागार, सूती वस्त्र, कुआं, चौड़ी सड़क, उसके अलावा आपको अन्नागार के भी साक्ष्य मिलते हैं। जो आपका गोदावन होता है, गोदावन, जनरली अन्न का गोदाम आपको देखने को मिले, उसको हम कहते हैं अन्नागार, ठीक है। ये सारी प्रमुख प्रमुख चीज़ें यहाँ पर उपस्थित थी, जो कि आपको मोहनजोदड़ो नामक स्थान से देखने को मिलता है। मोहनजोदड़ो की खुदाई जो थी वो किसने करा था? मोहनजोदड़ो की जो खुदाई है वो राखालदास बनर्जी ने किया था, ठीक है। किसने किया था? राखालदास बनर्जी ने 1922 में किया था, ठीक है। और ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अगला आपका धौलावीरा। तो धौलावीरा जो है यह गुजरात में स्थित है और अपनी उन्नत जल संचयन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ 3 भागों वाला नगर नियोजन देखने को मिलता है धौलावीरा में, ठीक है। और ये सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थल भी है, ठीक है। पूछेगा कि सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थल कौन है? सबसे बड़ा स्थल है धौलावीरा। जबकि पूछेगा सिंधु घाटी का सबसे बड़ा नगर कौन है, तो आप लगाओगे मोहनजोदड़ो, ठीक है। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी का सबसे बड़ा नगर है, लेकिन शहर की बात, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान की बात करें तो वह है धौलावीरा, ठीक है। अगला आपका लोथल। तो यहाँ पर आपको बंदरगाह मिले। लोथल जो कि है गुजरात, वर्तमान गुजरात में स्थित है। ये हमारा मानचित्र देखो भारत की, तो गुजरात में लोथल जो है स्थित था। और इस स्थान में आपको समुद्री व्यापारी के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कई आपको विदेशी मुद्राएं भी देखने को मिलती हैं। अगला आपका कालीबंगा। कालीबंगा जो है ये आपका वर्तमान राजस्थान में आपको देखने को मिलता है, जहाँ पर जुते हुए खेत तथा अग्निकुंडों के प्रमाण मिलते हैं, यानी यहाँ कर्मकांड के साक्ष्य मिलते हैं। अगला आपका राखीगढ़ी। ये हरियाणा का एक शहर है जो कि अब तक का सबसे बड़ा स्थल है। भारत में पूछेगा कि सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थल कौन है, तो वो राखीगढ़ी है। लेकिन जो वर्तमान की बात करें, सबसे बड़ा जो स्थल है वो है धौलावीरा, ठीक है। धौलावीरा जैसे कि मैंने कहा कि सबसे बड़ा स्थल है। और सेकेंड लार्जेस्ट स्थल जो है वो है राखीगढ़ी, ठीक है। तो ये था हमारे कौन कौन से प्रमुख शहर मिले उसके बारे में। अब नगर नियोजन, यहाँ का टाउन प्लानिंग कैसा था, यहाँ के नगरों का निर्माण कैसे हुआ था, ठीक है, किस पद्धति से हुआ था।
तो यहाँ पर जो नगर का निर्माण है वो ग्रिड पद्धति से हुआ था। यानी जैसे आज हम जब घर का प्लानिंग करते हैं, घर बनवाते हैं, तो उससे पहले हम उसका नक्शा बनवाते हैं, एक मैप बनवाते हैं, ठीक है। उसी के अनुसार संपूर्ण घर का डिजाइन होता है। तो उसी प्रकार जो सिंधु सभ्यता के लोग इतने ज़्यादा विकसित थे कि वे सबसे पहले नगर निर्माण से पहले नगर नियोजन करते थे, अच्छे से प्लानिंग करते थे कि किस स्थान पर आपको सड़क देखने को मिलेगी, किस स्थान पर आपके घर होंगे, किस स्थान पर नालियों की खुदाई होगी। ये सारी पद्धति जो है पहले वो अच्छे से मानचित्र में फिट करके उसके बाद असल जीवन में इम्प्लीमेंट करते थे। यानी जो आज की भांति जो हम नक्शा बनाकर पूरे घर की प्लानिंग करते हैं, उसी प्रकार वे पहले के लोग जो थे, सिंधु सभ्यता के लोग, वो ग्रिड पद्धति द्वारा अपना नगर नियोजन किया करते थे। तो काफ़ी ज़्यादा विकसित थे, ठीक है। सड़कें जो है वो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम दिशा में थे। ये इसका भी एक कारण था। जो सड़कें थे उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम, ये सड़कें बिल्कुल सीधी हुआ करती थी और ये ऐसे एंगल में स्थित थी कि जहाँ अगर हवा चले तो ऑटोमेटिक ही जो ये सड़कें थी वो साफ हो जाया करती थी। इस स्थान ऐसे इसका एंगल बनाया हुआ था इस पूरे सड़क का कि जैसे ही हवा या कोई भी तूफान वगैरह आता था तो ये सड़कें जो थी स्वतः ही साफ हो जाती थी, ठीक है। इसकी मकानें जो थी वो पक्की ईंटों की बनी हुई थी, जिसका जो अनुपात था वो 1:2:4 का अनुपात था, ठीक है। नगर 2 या 3 भागों में विभाजित था। अत्यंत विकसित जल निकासी प्रणाली थी, यानी इसका जो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम था काफ़ी ज़्यादा था। यानी आज की जो हमारी नालियों की प्रणाली है उससे भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर थी। मान लो कि ये बहुत सारे घर थे, तो हर एक घर में एक नाली हुआ करती थी, ठीक है। और ये सारी नालियाँ एक मुख्य नाली से जुड़ा हुआ थी, ठीक है। ये मुख्य नाली जो थी वो शहर के बाहर इन सभी जो आपका नालियों के पानी को विसर्जित करती थी। तो ये एक वेल प्लान्ड स्ट्रक्चर से बना हुआ था। यहाँ पर सार्वजनिक कुएं थे, स्नानागार था, ठीक है, कुआं भी था और स्विमिंग पूल भी था। घरों में आंगन, स्नान घर और शौचालय तक हुआ करते थे, ठीक है। उस वक्त 2500 से 1750 ईसा पूर्व से पहले जो विश्व की हमारी ऐसी सभ्यता थी जहाँ पर शौचालय भी हुआ करती थी। आप सोच सकते हो, घर में एक आंगन भी था, ठीक है। इससे पता चलता है कि नगर प्रशासन अत्यंत सशक्त और संगठित था, ठीक है। सामाजिक व्यवस्था की बात करूं तो हड़प्पा समाज जो था वो शांति प्रिय और अनुशासित और संगठित था, ठीक है। समाज में राजशाही या मंदिर आधारित शासन के स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पर किसी भी राजा के साक्ष्य वगैरह नहीं मिलते। यानी ऐसा नहीं था कि कोई राजा इन पर शासन करता था, ये लोग स्वतः ही आपस में मिलकर सभी लोग शासन करते थे। वर्ग भेद के प्रमाण काफ़ी सीमित मिलते हैं, ठीक है। पुरुष धोती समान वस्त्र पहनते थे, महिलाएं साड़ी जैसे वस्त्र आभूषण पहनती थी। बच्चों के खिलौने और खेलों के भी प्रमाण मिलते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि समाज में समानता और समृद्धि थी। अब आर्थिक स्थिति कैसे थी? जनरली कृषि कार्यों पर निर्भर करते थे। जैसे इनकी प्रमुख फसल जो थी वो गेहूं, जौ, चना तथा मटर हुआ करती थी। कपास की खेती का प्रथम प्रमाण यहीं से मिलता है और कपास उत्पादन का प्रथम जो स्थल है वो हड़प्पा सभ्यता ही थी। सिंचाई के लिए बाढ़ जल का प्रयोग करते थे, ठीक है। बाढ़ के जल को किसी स्थान पर इकट्ठा करके बाद में उसका ही प्रयोग करते थे। उद्योग की बात करें तो मृद भांड, जो विभिन्न प्रकार के आपके घड़ा वगैरह होता है तो उसमें पेंट वगैरह करके ये उद्योग धंधे चलाया करते थे। धातु यहाँ पर जो था वो तांबा और कांसा थे। ये लोग लोहे से परिचित नहीं थे। सिंधु घाटी के लोग में लोहे से ये लोग परिचित नहीं थे, ठीक है। ये यहाँ 2 धातु प्रमुख थे, तांबा और कांसा। व्यापार की बात करो तो आंतरिक व्यापार सड़कों और नदियों द्वारा होता था। जैसा कि मैंने कहा कि जो आपका गुजरात का स्थल लोथल था, ठीक है, वहाँ पर आपको बंदरगाह के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। और बंदरगाह से ये स्पष्ट होता है कि जो व्यापार होता था वो विदेशी व्यापार भी यहाँ पर हुआ करता था। विदेशी व्यापार मेसोपोटामिया से होता था, जो कि विश्व की पहली सभ्यता थी। उससे भी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार किया करते थे। माप तौल की मानवकृति प्रणाली भी यहाँ पर उपस्थित थी। मुहरों का व्यापक प्रयोग भी हुआ करता था। यानी लोग सिक्कों का भी प्रयोग करते थे आपस में वस्तुओं के खरीद बिक्री में। ऐसा नहीं था कि वहाँ पर वस्तु विनिमय प्रणाली थी। यानी अगर आपको कोई वस्तु चाहिए तो उसके बदले आपको दूसरी वस्तु देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये लोग पहले ही मुहरों का प्रयोग किया करते थे, यानी उनके पास पहले ही खुद की मुद्रा प्रणाली उपस्थित थी, ठीक है। धार्मिक जीवन की बात करूँ तो यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता का धर्म सरल किंतु विकसित था, ठीक है।
मातृ देवी यहाँ पर उर्वरता की प्रतीक थी। जो मातृ देवी की मूर्ति आपको मिली है वो हड़प्पा में ही मिली है। जो हड़प्पा नामक स्थान है वहाँ पर आपको मातृ देवी की मूर्ति मिली है, ठीक है। वहीं पशुपति देवता, जिसको पशुपति शिव भी कहते हैं, तो शिव जी का जो मूर्ति है वो आपको कहाँ पर मिला है? वो आपको मोहनजोदड़ो में खुदाई के दौरान मिला था। वहीं वृक्ष की पूजा भी लोग करते थे, जिसमें से प्रमुख वृक्ष पीपल हुआ करता था। पशु पूजा में आपका बैल और हाथी की भी पूजा करते थे, और अग्नि पूजा जो जनरली कालीबंगा में हुआ करता था, जो कि वर्तमान राजस्थान में उपस्थित है। धार्मिक जीवन कर्मकांड से अधिक प्रकृति पूजा पर आधारित था, यानी ये लोग प्रकृति पूजा को ज़्यादा महत्व देते थे। और कर्मकांड के भी साक्ष्य मिले हैं, लेकिन उस हद तक ये साक्ष्य उपस्थित नहीं है। कला और शिल्प, तो यहाँ कला में भी लोग काफ़ी ज़्यादा आगे थे। जैसा कि आपको पता है कि कांस्य की मूर्ति मिली, ये कांस्य की धातु से नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति बनाई गई है। इसके अलावा पत्थर की मूर्तियाँ भी मिली है। मुहरों पर सुंदर पशु आकृतियाँ मिली है, यानी मुहरों पर आपका जो सिक्का हुआ करते थे उस पर पशु आकृति मिली है। विभिन्न प्रकार के पशुओं के यहाँ पर जो थे वो चित्र में यहाँ पर मिले। और जनरली जो प्रमुख पशु यहाँ का हुआ करता था वो एक सींग वाला जानवर था, ठीक है, जो कि हिरण के आकार का था। सुंदर यहाँ पर मृदभांड कला है। विभिन्न प्रकार के मटकों का निर्माण किया जाता था, सुंदर सुंदर मटकों का। इनकी जो लिपि है वो चित्रात्मक लिपि थी, जिसको आज हम पढ़ नहीं पाए। यानी ये जो लिखावट करते थे वो एक चित्र के आकार का करते थे, जैसे कि ये इस प्रकार से इनकी लिपि हुआ करती थी, जो आज तक हम इसको पढ़ने में अक्षम रहे, हम इसको पढ़ नहीं पाए। तो इसकी जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी, यानी चित्र के माध्यम से लिखा करते थे। कई प्रकार से इनको मछली के भी चित्र मिले, इनके जो चित्रकला के दौरान इनका जो साक्ष्य मिले उसमें लगभग 400 से 600 चिन्ह प्राप्त हुए, और ये अभी तक अपठित रहे, यानी अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। और ये दाएं से बाएं लेखन था, यानी हम जैसे अभी जो लिखते हैं हिंदी वो हम बाएं से दाएं की ओर लिखते हैं, बाएं से इधर से लिखते हैं ना, इधर से हम शुरू करते हैं, बाएं से दाएं की ओर जाते हैं। लेकिन जो आपके सिंधु सभ्यता के लोग थे वो लिपि दाहिने से बाएं की ओर लिखा करते थे, यानी शुरुआत जो था वो इनका इधर से हुआ करता था, दाहिने से लेकर बाएं की ओर, ठीक है। ये मुहरों का भी प्रयोग करते थे, ठीक है। इनके पतन का कारण, इससे कोई सभ्यता होती है तो इसको विनाश का कोई कारण तो होता ही है। तो जनरली इसके विनाश का जो प्रमुख कारण है वो प्राकृतिक कारण माना जाता है। जनरली जलवायु परिवर्तन यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से देखने को मिला, और यहाँ पर ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सूखा पड़ने की वजह से या अत्यधिक बाढ़ आ जाने की वजह से ये जो सभ्यता है वो समाप्त हो गई। बाढ़ का प्रमाण इसलिए ज़्यादा पुख्ता साबित होता है क्योंकि ये जनरली जितने भी शहर थे वो किसी न किसी नदी के किनारे स्थित थे, तो बाढ़ आने के एक प्रबल संकेत यहाँ पर मिलते हैं। इसलिए बाढ़ और जलवायु परिवर्तन ये प्रमुख कारण थे। सिंधु नदी का जो मार्ग था वो भी परिवर्तन का एक पतन का एक कारण है। ऐसा कहा जाता है कि सिंधु सभ्यता हो सकता है कि उस वक्त भी एक नए रूप में दूसरे जगह पर जाकर बसी हो, लेकिन अपना जो मार्ग है यानी स्थान है वो बदल दिए हो, ऐसा भी हो सकता है। कृषि और व्यापार का पतन होने का भी एक कारण बनता है। नगरों का धीरे धीरे परित्याग भी एक कारण है, लेकिन जो आपका जलवायु परिवर्तन और बाढ़ है वो मुख्य कारण है हड़प्पा सभ्यता के पतन का। आर्य आक्रमण सिद्धांत अब आधुनिक इतिहासकारों द्वारा अस्वीकार किया जाता है। यहाँ पर युद्ध के कोई प्रमाण नहीं मिलते, तो आक्रमण वगैरह हम नहीं कह सकते कि कोई बाहरी आक्रमण के द्वारा इनका पतन हो गया, ठीक है। अब निष्कर्ष क्या निकलता है? तो हड़प्पा सभ्यता जो है भारतीय इतिहास की एक अत्यंत उन्नत, संगठित और वैज्ञानिक सोच वाली सभ्यता थी। इसकी नगर योजना, आर्थिक व्यवस्था और सामाजिक संगठन ने भारत की सभ्यता को एक मजबूत आधार प्रदान किया है। यह सभ्यता न केवल भारत बल्कि संपूर्ण विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो ये था हमारा कुल सिंधु सभ्यता के बारे में जानकारी। इसको आप, मैंने अभी तक जितना बताया है उसको आप लगभग 5 से 6 पेज में आप लिख सकते हो, ठीक है। और इतना इनफ है। आपके एग्जामिनेशन में जनरली जो मैक्सिमम जो मार्क्स होता है वो 15 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 15 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ कि आपको मिनिमम तो आपको 4 से 5 पेज लिखने हैं, ठीक है। मिनिमम 4 पेज तो आपको लिखने ही एक क्वेश्चन का, 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन का। आपको अनुमान नहीं होता क्योंकि आप नए नए उस वक्त होते हैं, तो आपका ये पहला एग्ज़ाम होता है,
तो आपको अनुमान नहीं कि 15 मार्क्स वाले में हम कितने पेज लिखें एक क्वेश्चन को, तकरीबन 4 पेज कम से कम। लेकिन मेरा अनुसार मैं आपको सजेस्ट करूँगा एटलीस्ट आप 5 पेज ज़रूर लिखो, और मैंने जितना बताया है उस हिसाब से ये डेफिनेटली 5 पेज का आंसर है। ठीक है, तो ये था हमारा सिंधु सभ्यता पर पूरा वीडियो, और ये हिस्ट्री और आपका जो वैल्यू एडेड कोर्स है दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में जिसका माइनर है उसके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री जिनका माइनर है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।